फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे खतरनाक सब्जेक्ट, या यूं कहें 90% से ज्यादा बच्चों को सबसे टफ सब्जेक्ट अगर कोई लगता है तो वो है सब्जेक्ट नंबर 2, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। पता नहीं क्यों बच्चों को ये सबसे टफ बुक भी लगती है और इससे डर भी लगता है। यहाँ पर मैं आप सबसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास 90% से ज्यादा मेल या हैंगआउट के ऊपर मैसेज सिर्फ इसी बुक को लेकर आए हैं कि सर कुछ भी करिए लेकिन इस बुक को जल्द से जल्द स्टार्ट करिए, ये हमें बहुत ज्यादा टफ लग रही है। चलिए 1 बाय 1 मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और इसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं, देखिए मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, पेपर 1, 2, 3, उनके 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है 4-4, 5-5 मिनट की। आप उनको जरूर देखना पेपर देने जाने से पहले, और जब पेपर दे के आ जाओ तो घर पे आके जरूर वो वीडियो देखना और देखना कितने क्वेश्चन सर के बताए हुए आए हैं। आप चौंक जाओगे, हकीकत बता रहा हूं। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना। और इसके अलावा पेडागोजी ऑफ जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट के नाम से, उसकी भी वीडियो को जरूर देखना। देख के जाना, पेपर देना, आके फिर देखना, मैच करना क्वेश्चन। आप हैरान हो जाओगे कि सर ने 20 क्वेश्चन बताए और 20 में से अधिकतर पेपर में आप भी गए। ये आप अजमा के देखना इस बार। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे फिर तो आप टोटल जो मैं बताऊंगा वो ही करना। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंदर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं वो पेपर में किस प्रकार आता है। देखिए ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन के नाम से मशहूर भी है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 1966। कई बार ऐसे पूछ लेता है ये, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, या ऐसे भी बोल देता है डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके 2 नाम है जी, कोठारी एजुकेशन कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 16 नंबर का ये आता है और लगभग ये माना जाता है ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अब हम ये देखेंगे कि पेपर में आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को काट काट कर मत देखिए। ठीक है, इससे आपका कुछ भला नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को सुन ही नहीं रहे हैं, वो वीडियो को पूरी देख भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, नोट का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, बात खत्म। नहीं जी, ऐसे कोई फायदा होना ही नहीं। जो मैं बताना चाहता हूं वो आप सुन ही नहीं रहे तो फिर फायदा क्या है। मैं ये नहीं कहता जब मेरी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप जब ही देखिए, नहीं, जब आपके पास खाली टाइम है जब आप मेरी वीडियो को देखिए। रात को खाना खाने के बाद अधिकतर आप खाली रहते हो, उस टाइम को मेरी वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंडस्केप मोड में मेरी वीडियो को देखिए, लीड लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करिए। अगर पीछे से कोई वॉइस क्लियरिटी नहीं आ रही है या वीडियो क्लियर नहीं सुनाई दिख रही है तो आप समझने की कोशिश करिए कि सर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है बीएड में, आप प्लीज मेरे पास उस टॉपिक का नाम मेरी ईमेल आईडी पर या मेरे हैंगआउट के ऊपर मैसेज करिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा और हो सकेगा तो उसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा बना के। ठीक है, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और अपने यार दोस्तों के बीच में, जो आपके भाई बंधु हैं उनके बीच में शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। जब आप किसी का भला करेंगे तभी आपका भला होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए जो नेशनल एजुकेशन कमीशन है इसी को कोठारी कमीशन कहा जाता है। अब मन में सवाल ये आता है कि कोठारी कौन है। देखिए कोठारी एक एजुकेशनिस्ट थे, इनका पूरा नाम था DS कोठारी। DS का मतलब है दौलत सिंह कोठारी, इनका पूरा नाम है। डेट ऑफ बर्थ आपको पेपर में नहीं लिखनी है, याद है तो लिख देना, अगर नहीं याद तो नहीं लिखना। ठीक है, ये क्या थे जी, यूजीसी में के अंदर 1961 के अंदर अपॉइंट हुए थे एज ए चेयरमैन। मतलब 1961 के अंदर जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके जो चेयरमैन थे वो कोठारी जी थे। और ये इन्होंने जो है 1973 तक मतलब 1973 तक एज ए चेयरमैन यूजीसी का काम करा है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66 popularly known as Kothari Commission, Daulat Singh Kothari was an educationalist. He was appointed as the chairman of the University Grant Commission in 1961.
जिसको आप यूजीसी के नाम से जानते हो, वेयर ही वर्कड टिल 1973, उन्होंने 1973 तक वहां काम करा। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 और 66, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, which was the first ad hoc commission set up in India for the modernization और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसके लिए क्या करा जी, कोठारी जी ने बकायदा एक टीम का वो करा, गठन करा। उस टीम ने क्या करा, काफी दिनों तक, काफी महीनों तक जो है रिसर्च करी, अलग अलग स्कूल में गए, कॉलेजेस में गए, एजुकेशनिस्ट से, प्रोफेसर से, टीचर से, सबसे इन्होंने बात करी। आखिरकार क्या करा इन्होंने, 2 अक्टूबर 1964 को, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, उस पान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। मलिका, मलिका, मलिका। उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। किसके लिए दी, ताकि इंडिया के अंदर एजुकेशन का जो है स्टैंडर्डाइजेशन हो सके और मॉडर्नाइजेशन हो सके। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1600 पेज की इसने जो रिपोर्ट दी, उसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन दी होगी। देखिए, पेपर में हमसे पूछा जाएगा ये 16 नंबर का क्वेश्चन, और हमें सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है, फालतू के फंटे बिल्कुल भी नहीं मारने हैं। 1600 पेज की तो इसने खुद रिपोर्ट दे रखी है। इसके अलावा आप सोचिए आप कैसे लिख पाएंगे पेपर में, 16 नंबर के क्वेश्चन में कितना कुछ लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मेन पॉइंट लिखने हैं। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं, आप वो लिख देना। इसके अलावा जो हमारी ये बीएड की बुक्स हैं, इसके अंदर कम से कम 10-10, 15-15 पेज भरे हुए हैं जी। एक रिकमेंडेशन, जो इसने एक रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन के ऊपर भी 2-2, 3-3 पेज भरे हुए हैं। लेकिन हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है, ताकि टीचर को समझ आ जाए कि ये कमीशन आखिर कहना क्या चाहता था। देखिए, यहां पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं आखिर ये कमीशन का गठन क्यों हुआ और कैसे हुआ। देखिए, अब हम कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, अब हम ना कुछ कमियां देखते हैं। कमियां कैसे देखते हैं यार, जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं ना, ये पुरानी होगी। जैसे कि टीचिंग एड की बात ले लो। टीचिंग एड्स के अंदर आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि वीडियोग्राफी का बहुत ज्यादा टाइम चल गया। उसके अंदर क्या दिखाते हैं, पहले की बुकों में टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड ये सब, लेकिन अब व्हाइट बोर्ड भी आ गया। वो क्या है, अपडेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये अपडेट होता रहे टाइम टू टाइम, उसके लिए ये करा गया था, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या कहा गया है, द मोस्ट urgent reform needed in education is to transform it, to endeavor to relate it to the life need and aspirations of the people, and thereby to make it a powerful tool of social, economic and cultural transformation necessary for realization of our national goals। देखिए, आप उस टाइम की बात सोच के देखिए, 1964 या 66 के अंदर उस टाइम क्या हालात होंगे देश के, उसको लेकर कोठारी कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन को लेकर। उसका ये कहना था जो एजुकेशन है वो हमारे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे नेशनल गोल को अचीवमेंट में। फॉर दिस पर्पस एजुकेशन शुड बी डेवलप्ड एज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एक्सेलरेट एंड पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, and to strive to build character by cultivating social, moral and spiritual values। देखिए, जो इससे पहले हमारी एजुकेशन थी ना, वो क्या थी, हमारे इंडिया को लेके ठीक नहीं थी। इस कमीशन के आने के बाद क्या हुआ, वो हमारे जिस हालात में हम रहते हैं या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेके एजुकेशन को उसने सही करने की कोशिश करी थी। अब हम देखते हैं उसने क्या क्या रिकमेंडेशन करी थी और उसने हमारे इंडिया के एजुकेशन के अंदर क्या क्या बदलाव लाए हैं। मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी एजुकेशन कमीशन। देखिए, मैं आपको सिर्फ जो इसकी कोठारी की मेन रिकमेंडेशन थी, सिर्फ वो करा रहा हूं। मैं आपको 21-22 रिकमेंडेशन करा दूंगा। देखिए, 16 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं। आप इनमें से जो आपको अच्छी लगे वो 16 चुन लेना और उनको 2-2, 3-3 लाइन एक्सप्लेन करके पेपर में लिख देना। उससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी आप पूरी डिटेल में जाना चाहते हो कि आखिर में कोठारी कमीशन क्या था, उसने अपनी 1600 पेज की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो और डिटेल पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे, वहां पर बकायदा कोठारी कमीशन की अलग से बुक है 1600 पन्ने की, आप वो भी पढ़ सकते हो अगर आपको नॉलेज चाहिए
तो आप वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं। जैसे कि इसके अंदर पहला पॉइंट है कैरिकुलर इंप्रूवमेंट। देखिए ये पॉइंट जो है ना आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये एक सीक्वेंस में लिखिए, ठीक है। जैसे इसके अंदर पहला है कैरिकुलर इंप्रूवमेंट। देखिए जो हमारे स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेज होते हैं, उनके अंदर कैरिकुलम होता है। इसके अंदर ये कहा गया कि टाइम टू टाइम हर साल या हर सेमेस्टर में जो कैरिकुलम है वो इंप्रूव होता रहना चाहिए, अपग्रेड होता रहना चाहिए। जो उनके अंदर बुक्स वगैरह है उनको टाइम टू टाइम रिसर्च करनी चाहिए, उनकी क्या वो चीजें सही हैं या बदल गई हैं आज, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट का जमाना है, भागती दौड़ती जिंदगी है, चीजें बड़ी तेजी से चेंज होती रहती है। तो हमें उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बुके वगैरह क्या कैरिकुलम है उसको चेंज करते रहना चाहिए। इसके अलावा है एजुकेशनल, कोठारी जी ने कहा है, उन्होंने ये रिकमेंड करा था, ये मैं रिकमेंड नहीं करना कहीं आप सोच रहे हो, उन्होंने उस टाइम पे ही कह दिया था कि कैरिकुलम जो स्कूलों के अंदर होता है उसके अंदर टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होनी चाहिए, लेकिन आज तक भी मैं देखता हूं कि नहीं होती है, ठीक है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर एजुकेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आप ये लिख सकते हो लड़का लड़का लड़की का इक्वलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर क्या है, जैसे कि शहर में और गांव में या अदर बैकवर्ड जो एरिया उसके अंदर एजुकेशन कैसे पहुंचाई जाए उसको लेके इक्वलाइजेशन की बात करी गई है। फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है और बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसके मेन पॉइंट बता देता हूं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, साइंस एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू प्रोडक्टिव प्रोसेस, वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन जैसे 11th-12th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, और उसके बाद 1 साल का कोर्स भी होता है, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में इसका मैं अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा आगे। बी पॉइंट है अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। वो कैसे होगी, कॉमन स्कूल सिस्टम, सोशल एंड नेशनल सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ एन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज पॉलिसी, प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। सी है एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डी है कल्टिवेटिंग सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। देखिए यहां पर जो इसकी रिकमेंडेशन थी ये इसने 1964 में बातें कही थी जी। अब आप सोचो इसकी सोच कितनी बढ़िया थी, उस टाइम पे इसने ये बात बोल दी थी कैरिकुलर इंप्रूवमेंट की, मतलब कैरिकुलम अप टू डेट होना चाहिए कॉलेज के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। चलिए अब हम और भी रिकमेंडेशन देखते हैं आगे। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जो ये डीएस कोठारी जी थे इनका उस टाइम पे मतलब 1964-65 के अंदर दिमाग कितना शार्प था, इन्होंने कितना दिमाग लगाया, 1400 पन्नों की रिपोर्ट दी और उन्होंने रिकमेंड भी ऐसी ऐसी चीजें करी जो आज के टाइम भी फिट बैठ रही है, ठीक है। इसी के अंदर 5th पॉइंट है जो इन्हें रिकमेंडेशन दी थी, उसके अंदर इंप्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो हम टीचिंग करते हैं उनकी मेथड में कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है उसके ऊपर इन्होंने कहा। क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक का मतलब है जो टेक्स्ट बुक के अंदर मटेरियल है उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके ऊपर इन्होंने रिकमेंड करा। टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन का मतलब है हम टीचर को कैसे प्रोफेशनल बना सकते हैं, उनको जिस हिसाब से बच्चे दिया जाए उन्हीं को कैसे समझाना है। मान लीजिए बहुत से टीचर ऐसे होते हैं वो सिचुएशन में ढल नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको कैसे ढलना है। टीचर एजुकेशन के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है। स्टेटस ऑफ टीचर्स, यहाँ पर आप स्टेटस ऑफ टीचर को ऐसे ले सकते हैं जैसे कि उनको सैलरी वगैरह आप किस ढंग से प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके स्टेटस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बेटर स्कूल बिल्डिंग्स, ये तो आज तक भी नहीं हो पाई है, दिल्ली के अंदर तो फिर भी सुधार हो रहा है, लेकिन कई बार हम टीवी में देखते हैं राजस्थान के अंदर या अपने हरियाणा के अंदर स्कूल की बिल्डिंगों का कितना बुरा हाल है, और बिहार ये यूपी के अंदर तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। ये जो स्कूल बिल्डिंग है ये सिर्फ स्कूल बिल्डिंग का रिलेटेड है जहां बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स का मतलब है पूरा, मतलब स्पोर्ट्स का ग्राउंड भी, हर चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, मतलब हमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए जिससे कि बच्चों का टैलेंट निखर के आए और प्लस निखर के आए और हमें पहचान सके कि हाँ भाई ये बच्चा आगे जाके कुछ कर सकता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे और काउंसलिंग करते रहे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे गॉड गिफ्टेड, अपनी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे कैसा भी पेपर देते हैं उनको 100 में से 100 आते हैं जी, कुछ भी पूछ लो हर चीज का जवाब दे देते हैं,
हर चीज की नॉलेज होते हैं, ऐसे बच्चों को कहा जाता है गॉड गिफ्टेड। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना भी इसकी रिकमेंडेशन के अंदर इंक्लूड था। इवेल्युएशन, हम पूरे साल बच्चे को पढ़ा तो देते हैं, उनको कैसे इवेल्युएट करना है ये भी इसकी रिकमेंडेशन के अंदर था। और है 15th पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन अडल्ट एजुकेशन। 16 है अडल्ट एजुकेशन। देखिए 1964 और 65 के अंदर अडल्ट एजुकेशन, इसको आप गलत मत ले जाना। अडल्ट एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो बड़े होते हैं उनको कैसे पढ़ाया लिखा जाए। आपको पता होगा जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं 40 साल के या 50 साल के, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनके अंदर इच्छा है पढ़ने की, तो उनको कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, उसको लेके एजुकेशन के बारे में इसने कहा था। कोरोस्पोंडेंस कोर्स के बारे में इसने कहा था कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं वो कॉलेज वगैरह नहीं जा सकते, बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं और कॉलेज के आसपास भी रहने की जगह नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये 1964 की बात है जी, जब इसने ये रिपोर्ट दी थी, आज की बात नहीं है। उस टाइम की अपने दिमाग में लेके चलो, अपने दिमाग के अंदर ये बिठा के चलो कि आप 1964 के अंदर जी रहे हो और उसी को लेके ये रिपोर्ट दी गई है। 18th है एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए एजुकेशन देना। प्री प्राइमरी एजुकेशन, देखिए उस टाइम पे इसने प्री प्राइमरी एजुकेशन की सोची थी। प्राइमरी एजुकेशन होती है 1st से लेके 5th क्लास तक के बच्चे के लिए, प्री होती है जैसे नर्सरी और प्रेप, उसके बारे में भी इसने बात करी है। दी एजुकेशनल सर्विस इंस्ट्रक्शनल डेज ऑन इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रक्शनल डेज इन इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि आपको एक साल में कितने दिन बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, जैसे कि 200-250 दिन है शायद, अब 22वां है। एकेडमिक ईयर टू बिगिन ऑन द सेम डे, मतलब आपको जो स्कूल का दिन है, जैसे कि 1 अप्रैल है इस टाइम को, कि 1 अप्रैल से आपको बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है और 31 मार्च तक का टाइम पीरियड है, ये इसके अंदर रिकमेंड करा गया था। देखिए ये इसकी रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा भी बहुत सारी रिकमेंडेशन है, 1600 पेज की रिकमेंडेशन है, वो रिपोर्ट थी, आप देख लो कितनी रिकमेंडेशन दी होगी। मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट लगी ये 22 मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे आप 16 पॉइंट इसमें से चुन लेना, उस 16 पॉइंट के अंदर 2-2, 3-3 लाइन लिखना, आप आराम से 5-6 पेज भर दोगे और वो इनफ है 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। हमारी ईमेल आईडी है BEd Bachelor of Education @gmail